हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग 4 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू देख चुके थे, 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5 नंबर चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग 5 नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी और मतलब जो है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के बारे में, थोड़ा बहुत मटेरियल्स के बारे में सॉरी पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी से पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देखिए। ठीक है, ताकि बेसिक से आपको भी समझ में आएगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी, और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो हमें समझ में आएगा क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है, क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें को जो है समझ में आएगी हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और हाँ, और एक और बात आप लोगों को बताना है कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का जो नेम है टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए देखिए, आपका चैप्टर नेम क्या है। देखिए, ये है आपका 5 नंबर चैप्टर है, अध्याय नंबर 5। देखिए क्या है, मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है, 5 नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, परिचय है ना। परिचय बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो बोलेगा आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय कीजिए, कराइए, आप अपने बारे में बताइए, है ना। तो सिंपली उसी तरीके से इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को पहले तो पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, फिर आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत है। विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग आजकल प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे घरों में आधुनिक यंत्रों, अस्पतालों, कंप्यूटर तकनीक, अनुसंधान केंद्रों, कार्यालयों तथा छोटे बड़े उद्योगों आदि। ठीक है, जैसे रेलवे में भी यूज हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। बहुत सारे जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, इस सभी में बहुत बड़े लेवल पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है। ठीक है, घरों में आप लोग यूज करते हो पंखा कूलर चलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला आगे शुरू करिए। देखिए यहाँ से क्या है, आधुनिक युग में विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। बिना विद्युत का जो है आप लोग जो है आज के जीवन में बिना इलेक्ट्रिसिटी का जो है ज़िंदा रहना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विद्युत ऊर्जा को इसके उत्पादन केंद्रों से विभिन्न वांछित स्थानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के तार एवं केबल्स का जो है प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक तार, केबल्स आदि में विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। चालकता एवं प्रतिरोधकता के आधार पर इन पदार्थों को चालक, कुचालक एवं अर्धचालक पदार्थों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कंडक्टर, दूसरा मतलब चालक, पहला जो है चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। जो चालक होता है, चालक मतलब हम लोग उसको बोलते हैं चालक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह होती है। ठीक है, जैसे कि आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया। इससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। ठीक है, उसे चालक कहते हैं। कुचालक में क्या होगा, कुचालक में जैसे सूखी लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब कुचालक के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है प्रतिरोध जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह करंट नहीं जा सकती, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है गाइस, ये से अर्धचालक वो होता है, जैसे आपको बोलते हैं, जैसे सूखी सॉरी गीला कपड़ा। ठीक है, जो है हरा लकड़ी या भीगी हुई लकड़ी, है ना, ये सब आपका जो है अर्धचालक है। इसमें करंट तो लगेगा आपको, लेकिन इससे जो है आप किसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं, इतना रेजिस्टेंस होता है कि आप जो है इसकी सहायता से कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अर्धचालक के पार्ट में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय में विद्युत की सामान्य परिभाषा, प्रयोग एवं तार तथा केबल बनाने के प्रयोग होने वाली विभिन्न वैद्युतिक पदार्थों का
वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट डाल दीजिए। देखिए क्या है 5 नंबर में, जो पहला यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी जो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत है, विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, उसके बारे में देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाह होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा विद्युतीय आवेशों की गति उसके प्राकृतिक गुणों एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यह विद्युत विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। विद्युत वह बल है जिसे नग्न आँखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। विद्युत जो है उसको आप लोग देख नहीं सकते हो। ठीक है, अपने आँखों से जो है देख नहीं सकते हो। ठीक है, देखवाएगा क्या है, आपूर्ति केवल इसका अनुभव ही किया जा सकता है तथा कुछ विशेष घटनाओं एवं प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत जो है आप लोग देख नहीं सकते हो, इसका जो है प्रयोग करते हैं, इसको जो है आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है विद्युत के प्रकार। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, तो बताइए आप लोग कितनी टाइप की होती है। बेसिक चीज़ है ये तो आप जानते होंगे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या विभिन्न विद्युत जो है निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, यानी कि स्टैटिक विद्युत जो होती है उसे ही स्थिर विद्युत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो है स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला टॉपिक ही है स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, उसे देखते हैं। देखिए यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, ये जो है स्थिर विद्युत है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग किसी वायर या इलेक्ट्रिसिटी के मतलब वायर के थ्रू हम लोग स्टैटिक विद्युत को जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, जिस कारण इसका उत्पन्न प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है इसका जो है प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इसलिए इसका जो है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इसको नहीं भेज सकते। ठीक है, निम्न चित्रों में स्थिर विद्युत उत्पन्न करने की जो है करने की प्रक्रिया दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे में एक चित्र बनाया गया है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए आगे पहले देख लेते हैं एक लाइन से जो भी है क्या है। देखिए चित्र ए में दर्शाया गया है कि जब एम्बर की छड़ को रगड़ा जाता है तब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं, जिसे चमड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण घन आवेश आ जाता है तथा एम्बर छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्या, दूसरा नंबर जो है आपका जो है मतलब कि चित्र जो बी है उसमें जो है चित्र बी में दर्शाया गया है कि जब किसी कांच के छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कांच पर धन आवेश आ जाते हैं, जबकि रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, जब समान मात्रा में विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वे एक दूसरे के आवेश को नियंत्रित कर देते हैं तथा वैद्युतिक उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण यह विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप जो बचपन में होंगे तो देखे होंगे छोटे में कि हम लोग क्या करते थे, कलम को जो है सर में रगड़ देते थे, छोटा पेपर का टुकड़ा फाड़ करके और उसको जो है उस पर जो कलम रखते थे तो वो क्या होता था, कलम की तरफ चुंबक के जैसे खींचने लगता था। तो क्या होता है, जो कलम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होता था, बाल में चला जाता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
जो आपका जो पेपर होता था उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता था, ठीक है। तो इसके कारण वो अपने तरफ खींचने लगता था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए इस पर जो है धनात्मक आवेशित जो है कांच का छड़ है, और इस पर देखिए रेशम कपड़ा है। इसमें देखिए ये जो है ऋण आवेशित एम्बर छड़ है, और ये जो है चमड़ा है, ठीक है। इस तरीके से ये ऋण आवेशित है, ठीक है, और ये धन आवेशित है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला देखेंगे तो स्थिर विद्युत था। दूसरा आपका गतिशील विद्युत यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं तो क्या है, देखिए चालकों में के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, बल लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म होता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो चालकों के घूमने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न जो होता है, घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखिए, इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों केबलों तार केबलों तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, ठीक है। इस विद्युत का जो है हम लोग व्यवसाय के रूप में उपयोग करते हैं। देखते हैं आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कहाँ से आती है, गवर्नमेंट के द्वारा आती है ना। गवर्नमेंट दे रही थी, एक तरीके से व्यवसाय है। जैसे अपने इंडिया में भी अडानी अंबानी जो है, उसका जो है अडानी थर्मल पावर का नाम भी आप लोग सुनते होंगे। तो क्या है, व्यवसाय है एक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आप जनरेटर देखते हैं, जो जनरेटर की लाइन आती है आपके यहाँ, सोलर की लाइन आती है, वो क्या है, व्यवसाय है, ठीक है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का व्यवसाय है, गतिशील इलेक्ट्रिसिटी का, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखा जाए, देखिए क्या है, यहाँ से देखिए गतिशील विद्युत का उत्पन्न करने के स्रोत, जो गतिशील विद्युत होता है उसको उत्पन्न कैसे करते हैं, जो है स्टैटिक विद्युत को तो उत्पन्न कैसे किया तो समझ में आ गया, लेकिन डायनेमिक को, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है, उसके बारे में देखिए क्या है। पहला देखिए पॉइंट में, पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या है, देखिए प्रकाशीय स्रोत द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये यंत्र सूर्य के प्रकाश में आते ही क्रिया क्रिया क्रियान्वित हो जाते हैं। धन तथा ऋण आवेश के रूप में यह सेल सूर्य के प्रकाश को अपनी प्लेटों द्वारा एकत्रित कर लेते हैं तथा इसकी भी चार्ज होने वाली सेल में उस आवेश को स्थानांतरित कर देते हैं। इनका उपयोग निम्न स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट के लिए आप लोग देखते होंगे, जो शहरों में या गांव में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उसके उत्पादन के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका दूसरा नंबर में है, यह है तानीय विद्युत प्रभाव। ये तानीय विद्युत प्रभाव क्या है उसके बारे में देखिए, सॉरी तानीय विधि द्वारा ये क्या है, देखिए इस विधि में दो अलग अलग प्रकार के धातुओं के संगम बिंदु को गर्म किया जाता है, जिससे एक सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विद्युत को थर्मोकपल विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत को क्या कहते हैं, थर्मोकपल विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। यह विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, ठीक है, जिस कारण इसका उपयोग भी जो है व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जाता, ठीक है। इसका जो है उपयोग जो हम लोग व्यावसायिक स्तर पे नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका, देखिए अगला पॉइंट जो है चुंबकीय विधि द्वारा। देखिए ये पॉइंट में चुंबकीय विधि द्वारा, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इस विद्युत का आवश्यकता अनुसार एसी व डीसी के रूप में आवश्यकता अनुसार एसी व डीसी के रूप में जो है व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको जो हम लोग चुंबकीय से जो जनरेट करते हैं चुंबकीय विद्युत द्वारा, इसमें एसी व डीसी जो है उसको व्यवसायिक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है आपका जो है रासायनिक क्रिया द्वारा, जो है केमिकल रिएक्शन से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है। इसको देखिए विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक पदार्थों का विलयन जो है को रासायनिक क्रिया द्वारा उसके आयनों में विभक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं, ठीक है। आयनीकरण की क्रिया में उत्पन्न स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे सेल व बैटरी में चालित कर लिया जाता है। इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विधि में
धारा अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने प्रयोगशालाओं तथा ऑटोमोबाइल्स आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका जो है हम लोग ऑटोमोबाइल्स आदि में जो है हम लोग करते हैं। देखिए जो बैटरी होती है छोटी छोटी जगहों पे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए 5.2 में देखिए क्या है, यह देखिए विद्युत से संबंधित मौलिक पद, ठीक सॉरी मूल पद, विद्युत से संबंधित मूल पद मेन जो पॉइंट है क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, विद्युत से संबंधित कुछ मुख्य पद निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश तथा उसके प्रवाह की संकल्पना समझने के लिए सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत के मूलों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, जो है पहला पॉइंट में जो आपको ये बताया जा रहा है कि जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके परमाणु जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब चीज़ें हम लोगों को बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, तब हमें ये सब चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, ये भी बेसिक ही है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ। वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, प्रकृति में पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है। प्राकृतिक में पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है बताइए आप लोग कमेंट में ज़रूर। देखिए क्या है, द्रव्य, ठोस, द्रव्य व गैस, ये 3 अवस्थाएं में जो है हम लोग पदार्थ को पाते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, और भी 2 अवस्थाएं हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, प्लाज्मा होता है और एक और होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें मेनली 3 होता है। ठीक है, इसको आगे देखिए क्या है, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अगला है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आपका तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, अणु। अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटे भाग होते हैं जिससे पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अणु को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अणु को जो है हम लोग परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हम लोगों का 4 नंबर में क्या है, परमाणु। यहाँ पे देखिए परमाणु के बारे में समझते हैं। देखिए पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए परमाणु सभी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। ठीक है, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु की संरचना हमारे सौरमंडल से मिलती जुलती है। ठीक है, सौरमंडल का केंद्र जो होता है, सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षों यानी कि परिक्रमा पथों जो है में शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह जो है परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो है न्यूट्रॉन जो है इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। देखिए यहाँ पे उसका एक संरचना बनाया गया है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले ऊपर देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय संघन भाग होते हैं जो नाभिक कहलाते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षों यानी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है परिक्रमा करते रहते हैं। ये कक्ष प्रायः जो है दीर्घवृत्तीय होती है जो है। ठीक है, ये जो है इलिप्टिकल होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से होता है। जो इसमें जो बीच में होता है, इसमें जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और वो जो बीच वाला जो सर्कल दिख रहा है इस तरीके से राउंड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इस तरीके से जो इलिप्साकार बन रहा है, ठीक है, इलिप्टिकल जो दीर्घाकार बन रहा है, दीर्घवृत्त जो बन रहा है उसे जो है हम लोग कक्ष कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है, ये देखिए इस तरीके से न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और उसी के पास चार्ज भी होता है। और देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है इसी पे जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है मूव करते रहता है इस तरीके से, गोल गोल घूमते रहता है इधर उधर। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे देखिए ये जो है आपका परमाणु संरचना का सिंबल था, चित्र था। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट में क्या है,
6 नंबर पॉइंट देखिएगा यहाँ पे नाभिक। नाभिक के बारे में समझते हैं। देखिए, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। ठीक है, परमाणु का जो है सेंटर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? इसमें प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स जो है अवस्थित होते हैं। ये दोनों प्रकार के कण अंतराविनिक बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होते हैं, जिसमें विभिन्न कक्षों में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में देख लेते हैं। यह प्रकृति का एक मूल कण है। ठीक है, किसी भी तत्व से प्रत्येक प्रोटॉन सब प्रकार के जो है समान होते हैं। ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार और किसी प्रकार की गति नहीं करते। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम आवेश होती है। ठीक है, कोई पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपका कंपटीशन में आता है और ITI में भी आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक जो है प्रोटॉन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, कितने कूलम के बराबर होता है, तो क्या बोलिएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखिए। जो इकाई धन आवेश माना जाता है प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना जो है, यानी कि अर्थात 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स होता है, या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़िए। देखिए क्या है न्यूट्रॉन के बारे में। यह भी प्रकृति का एक मूल कण है और किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार के समान होते हैं। ये कण नाभिक में अस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते। न्यूट्रॉन होते हैं आवेश रहित होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या? न्यूट्रॉन जो होता है वो जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट आपका जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए क्या है। यह भी प्रकृति का एक मूल कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो है प्रकृति के एक मूल कण है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के तत्वों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स सब प्रकार के समान होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, जो इकाई ऋण आवेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम होता है। ठीक है, देखिए ये सब जो डेटा है इसको आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में इस तरीके से डेटा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सौभाग्य वाले होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ विद्यमान होती है। एक चक्रण गति और दूसरी कक्षीय गति। चक्रण गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी ही धुरी पर जो है लट्टू की जो है भांति घूमती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही स्थान पे मूव करती रहती है। ठीक है, लट्टू के प्रकार के लट्टू की भांति घूमती रहती है। ठीक है, कक्ष गति के अंतर्गत अपनी कक्ष में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। ठीक है,
इसकी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। ठीक है, नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के जो है योगफल को उस पदार्थ का जो है परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखिए, आगे यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए क्या है। अतः वैद्युतिक आवेश इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित तथा प्रोटॉन धन आवेशित का वह गुण है जो उसके मध्य लगने वाले विद्युत बल को उत्पन्न करता है। इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कोई आपसे पूछेगा, ये तो बेसिक है। विद्युत आवेश का जो है कूलाम मात्रक क्या होता है, तो ठीक है, याद रखिए। उससे जो है कूलाम होता है तथा यह एम्पियर सेकंड में भी मापा जाता है। ठीक है, इसे जो हम लोग प्रति सेकंड में भी जो मापते हैं, ठीक है, उसे कूलाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक इलेक्ट्रॉन की इकाई ऋण आवेश माना गया है। अतः एक कूलाम आवेश में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नोट में देखिए, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सूत्र Q = स्मॉल n c से, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और Q आवेश है तथा C जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। Q को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। N को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। और C को इलेक्ट्रॉन की आवेश कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ से। वैद्युतिक आवेश के दो मुख्य बिंदु क्या है? विद्युत आवेश के दो मुख्य बिंदु के बारे में देखिए। एक नंबर पॉइंट में क्या है? एक समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं अर्थात जो है प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाया भी गया है। इस तरीके से जो है, जो आपको पॉजिटिव होता है और एक दूसरे से अलग अलग रहता है। ठीक है, कभी जो है प्रतिकर्षित कर, कभी जो है आकर्षित नहीं करता। सिंपल है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत ही जाना पहचाना एग्जाम्पल है। जैसे कि लड़का आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और लड़का और लड़की आपस में आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया है, मतलब आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरीके से बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, वो जो है प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा और दूसरा निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा? वो आकर्षित करेगा। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? जो आवेश एक समान नहीं होते, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, वे एक दूसरे के पास आते हैं अर्थात आकर्षित होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, ये पॉजिटिव निगेटिव है। देखिए ये क्या है? विपरीत आवेश के माध्यम आकर्षण बल। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 5 नंबर में क्या है। देखिए परमाणु संरचना का नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में अवशोषित जो है आवेशित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अतः परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के तुल्य होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? देखिए पहला नंबर समझ में आया ना आपको। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेशित होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, परमाणु के कुल जो है, जो प्रोटॉन होते हैं वो जो है धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुल जो है ऋण आवेश होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है। परमाणुओं में विद्यमान कक्षों को K, L, M, N, O, P, Q अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इनमें से प्रथम चार कक्षों में इलेक्ट्रॉन का जो है वितरण 2n² नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है 2n², इसे याद रखिएगा, नियम के अनुसार होता है, जहाँ n कक्ष की संख्या इस प्रकार होती है। देखिए एक जो है K जो है, देखिए ये जो आप लोग पढ़े होंगे परमाणु की जो संरचना है उसको फिजिक्स में आप लोग 12th में पढ़े होंगे। देखिए 1 नंबर में जो है यह K में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए क्या है, K जो होता है वो जो पहला कक्ष होता है। ठीक है, K में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 × जो N जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला जो है N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या ही है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए पहला कक्ष में 1 नंबर में क्या है,
एन स्क्वायर 1 स्क्वायर है, यानी कि एन की जगह पे 1 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1 है, इसलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो क्या होगा इक्वल टू 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 जो करेंगे तो हम लोग 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा, पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। उसके बाद एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि तीसरी में 18 और चौथे में 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है। 2 इंटू ये जो है 2 इंटू एक मिनट इस तरीके से 2 इंटू जो 2 के पावर दिया गया है, तो पावर दिया गया रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर दिया गया रहता है तो उसको 2 बार लिखते हैं ना, तो इस तरीके से इसको करेंगे तो 2 4 और 8 तो हो जाएगा ना 8। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करके ये दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो है क्यू तक होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, किसी कक्ष में 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा निर्धारित संख्या में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद ही दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो है EN जो EPN क्या है, ये EPN इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है आपका क्या होता है, वो जो होता है जीरो होता है, निगेटिव कुछ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन जो होता है ये निगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कितना है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन भी जो है 12 है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। देखिए इसमें किस तरीके से दिया गया है, देखिए प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, +1 दिखा रहा है, इसे प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन +1 है। और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट होता है, जो इस तरीके से सिंबल दिखा रहा है डॉट डॉट, यहाँ पे ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा समझ में आ गया। उस तरीके से आप इसमें देखिए कितना है इसमें, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखिए पहले कक्षा में कितना होनी चाहिए 2, देखिए कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, और दूसरी कक्षा में कितना होनी चाहिए 6 है ना, तब में जाकर टोटली 8 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल मिला करके 8 हो जाएगा और ये जो है वायलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए न्यूट्रॉन जो है 12 है, और देखिए पहली कक्षा में कितने हैं 2 है, और दूसरी कक्षा में 8 होनी चाहिए, देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और तीसरी कक्षा में जो बच गया, जो एक्स्ट्रा होना चाहिए वो इसमें आ गया, ठीक है। तो आपका जो है प्रोटॉन जो है कितना हो गया 11 हो गया, और न्यूट्रॉन जो है आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन भी 11 यहाँ पे दिया गया पॉजिटिव, सॉरी प्रोटॉन जो है वो जो हो जाएगा 11, और आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए ये हाइड्रोजन का दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन का है, और ये सोडियम का है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, परमाणु संरचना जो है अच्छे से फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, 11th में 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट है, अधिकतम कक्ष में 8 से अधिक और उससे पहली कक्ष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। 2 8 18 32 इस तरीके से होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट में देखिए 5 नंबर पॉइंट में देखिएगा, कुछ कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर ही कई कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। देखिए नई कक्ष में किस तरीके से होता है, तो हम लोग समझ गए ऊपर में सोडियम में देखे थे ना, सोडियम में यहाँ पे जब 11 होगा तो 2 पहले में आ जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में जो बचेगा उसको आ जाएगा। तो कितना बचा, एक ही ना बचा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देख लिए थे हम लोग, अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट देख लिए। अगला देखिए सबसे सरल संरचना वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो एक ही है, ठीक है। और जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करती रहती है, परिक्रमित होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 इलेक्ट्रॉन तथा
न्यूट्रॉन भी जो है 8 होते हैं, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर 2 कक्ष में क्रमशः 2 और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है परिक्रमित होते हैं। सोडियम में परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं और नाभिक के चारों ओर 3 कक्षों में क्रमशः 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन परिक्रमित होते हैं, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अन्य सभी तत्वों के जो है परमाणु की संरचना होती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का 20 है ना। तो देखिए पहले जो कक्ष होगा उसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरे कक्ष में कितना होगा, 8 होगा ना। ये होगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और तीसरे कक्ष में कितना होगा इसी तरीके से 18, है ना। तो कितना होगा, ये तो 10 इधर ही हो गया। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है ना। तो 10 तो इधर हो गया और इसमें 18 होना चाहिए, लेकिन 20 ही है। तो 10 इधर खत्म हो गया तो इधर 10 हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ख़त्म। मतलब इसको मतलब समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम लोग करते हैं। जो बच गया वो लास्ट वाले में चला जाएगा, ठीक है। जैसे फिर 18 से ज़्यादा होता तो फिर आगे बढ़ जाता। जैसे सोना है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक, देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में देखेंगे हम लोग। ये अगला टॉपिक है हम लोगों का, परमाणु क्रमांक। देखिए किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और तथा जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही तो परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए परमाणु भार, एटॉमिक वेट्स किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। अगला टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे, इसको देखते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात करने पर परमाणु की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तांबे यानी कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है ना। तो 29 और परमाणु भार जो है 64 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जितना अगर उसका परमाणु क्रमांक होगा हम लोग एक एवरेज अंदाज़ा लगा लेते हैं तो उसका जो है परमाणु भार कितना हो जाएगा, जस्ट उसका 2 गुना आप कर दीजिएगा, ठीक है। और जिस तरीके से आगे बढ़ते जाता है, जैसे हाइड्रोजन का आप देखिएगा तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 2 हो जाता है, ठीक है, लगभग। इसी तरीके से जो है 4, 5 कर करके एक पॉइंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो 30 पे आप 29 होगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा, परमाणु भार जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। अतः तांबे के परमाणु में 64 माइनस 29 जो करेंगे हम लोग तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया गया है, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ठीक है। कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण जो है इसी तरीके से किया जाएगा। देखिए 2, 8, 18 और बच गया जो लास्ट में 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 35 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, विद्युत धारा, ठीक है। ये यहाँ से विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो भी फंडामेंटल था उसे हम लोग समझ चुके हैं। देखिए विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल, एक छोटी सी लाइन में इलेक्ट्रॉन्स या आवेश के प्रवाह होने वाली दर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यह विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रतीक जो है आई होता है। जो विद्युत धारा को जो हम लोग दिखाते हैं उसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, आई होता है तथा मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा की चाल आवेश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। विद्युत धारा का चाल कोई पूछेगा कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो हवा के चाल के बराबर ही है, लगभग थोड़ा सा कम होता है, लगभग हवा के बराबर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह धन दिशा से ऋण दिशा की ओर जो है अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो मान लीजिए आपका जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है, आपका जो ये है ये आई से हम इसको डिनोट करते हैं आपको ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई से है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा जस्ट इसके उल्टा जाएगा, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा, समझे। ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन
करंट इसके अपोजिट, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलता है, ठीक है, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। यहाँ से शुरू होता है कहानी। देखिए क्या है, विद्युत धारा का प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, ठीक है, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़िए। वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष विपरीत होते हैं, विपरीत होते रहते हैं तथा एक नियत समय अंतराल पर जिसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, ठीक है। अतः अल्टरनेटर एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती, अल्टरनेटिंग करंट जो है यानी कि एसी जो अल्टरनेटर से जो है प्राप्त की जाती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग अल्टरनेटर से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने के लिए उपकरणों को चालित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो कितना बताओगे आप लोग? डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें जो है वो समय के अंतराल जो है अपना जो है पुनरावृत्ति जो है नहीं बदलता है, ठीक है। कोई पूछेगा एसी में कितनी होती है, तो एसी में 50 हर्ट्ज होती है। ये आवृत्ति क्या है? ये जो है आपका जो ये समय का जो अंतराल है, ये जो है 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में एसीसी 1 सेकेंड में जो है 50 बार ये अप डाउन करता है, ठीक है। ये 50 बार 50 साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। उसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। ये जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये 180 और ये वाला 180, ये एक साइकिल, ठीक है। इस तरीके से फिर 180 फिर 180, ये 2 साइकिल। इस तरीके से ये 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे साइकिल बनाता है। टोटली 100 बार बनाएगा ये। तो कितना कंप्लीट हुआ? ये जो आपका 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज हुआ, ठीक है, ठीक है। ये 1 सेकेंड में ये 50 बार अप डाउन करता है, ठीक है। इसे ये अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? इसीलिए आपको अल्टरनेटिंग करंट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो कितना बताओगे? 50 हर्ट्ज। डीसी में देखिए, डीसी में ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ सिंबल में दिखाया जा रहा है ना, ये डायरेक्ट सीधा चलता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है डायरेक्ट करंट, ठीक है, दृष्ट धारा, ठीक है। देखिए जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, यानी कि नहीं बदलते हैं, ठीक है, वह दृष्ट धारा कहलाती है। यह सेल, बैटरी, जनित्र आदि इससे प्राप्त की जा सकती है। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रचलन आदि में किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये सीधा रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। एक जो है निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें फेज न्यूट्रल नहीं होता है और उसमें एसी करंट में फेज न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए विद्युत तारों का प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की उपस्थिति उसके प्रवाह द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि विद्युत धारा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता तथा इसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा के प्रभाव निम्न प्रकार है, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव जो है निम्न प्रकार है। कौन कौन से? देखिए, 1 नंबर में ऊष्मीय प्रभाव। प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब आदि में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका? चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव देखिए, विद्युत धारा प्रवाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर, जनित्र आदि में किया जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग जहाँ भी कॉइल बना देंगे इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉइल को लपेट दें और एक पॉइंट ये हो गया अंदर वाला और ये बाहर वाला, इसमें हम लोग एक पॉइंट देते हैं, मतलब प्लस देते हैं, ये फेज न्यूट्रल देते हैं, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा पूरे कॉइल में, ठीक है। इसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या चुंबकीय इफेक्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्या है आपका? अगला देखिए, अगला है आपका रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है उसके बारे में देखिए। क्या है रासायनिक प्रभाव? अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत विलयन में घरेलू पदार्थ अपने अवयवों में
जो है विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग सेल विलोपन, विद्युत रंजन, विद्युत निष्कर्षण आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? समझ में आ गया? रासायनिक प्रभाव भी समझ में आ गया आपको। देखिए अगला क्या है आपका, किरण प्रभाव। ठीक है, किरण के क्या मतलब, किरण प्रभाव के बारे में देख लीजिए। ये पॉइंट है आपका, एक मिनट, ये देखिए अगला पॉइंट है आपका किरण प्रभाव। देख लीजिए, जब अधिक वोल्टेज एवं विद्युत फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली में से प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की किरण एक्सरे उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव का उपयोग जो है चिकित्सा क्षेत्र में हड्डी का छाया चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो है एक्सरे देखते हैं ना आप लोग, जहाँ एक्सरे कराना जाते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाती है, हाथ पैर टूटते हैं तो एक्सरे कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो है किरण प्रभाव, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका वायु में जो है शून्य नाली के द्वारा, जो है नाली के द्वारा उसमें हम लोग किरण का प्रभाव करते हैं, जो एक्सरे बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है आपका, गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, क्या है उसके बारे में देखिए। विद्युत यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट है, विद्युत विसर्जन नली में भारी मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। वह विद्युत धारा के आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस प्रभाव का उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रिक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि विद्युत धारा का जो है हम लोग जो है अलग अलग प्रभाव करके हम लोग अलग अलग रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब जो है आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। ठीक है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद, यानी कि सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल जो है टर्म जो है क्या है उसके बारे में जो है हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो जो है एंड करते हैं। आप लोगों को उसे उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है वीडियो पर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से वीडियो का जो है आपका जो है जो भी MCQ क्वेश्चन कराएंगे उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना वाना खाइए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।